हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइस, आज तक हमने बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी बताई हैं। तो लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिसको हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ा। मीटियोर 350 में और गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस भी हमको करने पड़े। बट क्या थे वो चेंजेस, क्या वो वैलिड थे? क्या आज भी मीटियोर 350 इज़ अ वेरी गुड बाइक टू बाय? क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? आज इन सब सवालों के जवाब आपके दूंगा। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज आपको जो भी कहूँगा सच में कहूँगा, गलत बात ना। तो आप जानते हो कि हम चैनल पे गलत बात नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो जेन्युइनली अच्छी बताते हैं, अगर नहीं अच्छी है तो उसके ऊपर बिल्कुल बात करते हैं। तो आज आपको 5 पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंजन। तो गाइज़, अगर आप इंजन की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का ये एक बड़ा ही अलग सा एक्सपेरिमेंट था, J1 D1, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। एंड रॉयल एनफील्ड वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन केटरिंग टू दिस इंजन। बट देन एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस इंजन में और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते थे। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, काउंटर बैलेंसर्स लगाने की वजह से इंजन में वाइब्रेशंस बहुत मिनिमल हैं, इंजन का पिकअप अच्छा है, इंजन की टॉर्क अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। बट देन कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को अपने J1 D1 सीरीज़ इंजन पे काम करनी चाहिए थी। तो जो काम रॉयल एनफील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा करने की ज़रूरत थी वो ये था कि इस इंजन की जो कैपेसिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मैं टॉप एंड स्पीड वगैरह की बात करूं, हालांकि 115 से 120 के बीच में इसकी स्पीड वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द राइडर वेट। तो कुछ राइडर्स का वेट कम है तो वो 120 भी जाती है, कुछ राइडर्स का वेट जैसे मेरा ज़्यादा है तो ये तकरीबन 115-116 तक भी जाती है। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा टॉप एंड पे काम कर सकता था, जहाँ पे कुछ इस तरीके का हो सकता था कि टॉप एंड कुछ 125-126 तक जाता, बिकॉज दैट मतलब वो थोड़ा सा एक डिसेंट टॉप एंड हो जाता। अगर मान लीजिए मुझे 500 किलोमीटर जाना है यहाँ से, मैं मान लीजिए कोई एक्सप्रेसवे पकड़ता हूँ, इतने सारे एक्सप्रेसवे हैं आज कंट्री में, तो अगर मैं टॉप स्पीड में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर क्रूजिंग, हालांकि क्रूजिंग में स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन कभी ना कभी आप सिटी ट्रैफिक में भी चलते हो, तो चाहे ये गाड़ी हो गई चाहे क्लासिक हो गई, J1 D1 इंजन में कभी कभी लगता है कि द शॉर्ट एंड, जिनके शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स हैं लाइक KTMs हो गई, पल्सर हो गई, ये बाइक्स थोड़ी सी फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू अ 350cc बाइक। हालांकि मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रॉयल एनफील्ड के कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक जावा है, ESD है, इन्होंने इस पर थोड़ा सा काम किया है, जिसकी वजह से इनके टॉप एंड जो हैं वो 125-126 इस तरह जाते हैं। कुछ एक केसेस में 127-128 भी जाते हैं। बट हालांकि इतनी हाई स्पीड में टू व्हीलर ड्राइव करना भी इट्स नॉट दैट सेफ। बट देन बाइकिंग इज़ नॉट जस्ट राइडिंग अ बाइक, बट इट्स अ पैशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड पैशन, पैशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग वर्ड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को कुछ थोड़ा सा काम अपने टॉप एंड डिलीवरी पे भी थोड़ा सा करने की ज़रूरत थी, कि इसकी डिलीवरी को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बना सकते थे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज़ द क्लच। क्लच कंसोल की अगर हम बात करें तो क्लच कंसोल बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ क्लच है। बट आप जैसा कि देख रहे हैं कि आजकल की बाइक्स को अगर आप देखें, मॉडर्न डे बाइक्स लाइक KTMs या कोई भी बाइक्स हैं आज ज़्यादातर इस सीसी में, इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में, तो उनमें सब में स्लिपर क्लच की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी एक एज अ राइडर सेफ्टी, क्योंकि स्लिपर क्लच आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए टॉप गियर में चल रहे हैं और गलती से आपने थर्ड गियर भी अचानक से डाल दिया
और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो आपका इंजन और क्लच उस लोड को बर्दाश्त करके आपको जर्क नहीं देता है। तो यहाँ पे एक मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली फील होता है कि रॉयल एनफील्ड को यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी और इसमें एक स्लिपर क्लच देना चाहिए था। अदरवाइज़ क्लच के ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हैं पहले के मुकाबले, एंड पहले के मुकाबले इंजन इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी रिफाइंड, वेरी वेरी नाइस। बट हाँ, ये काम यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड कर सकता था। तीसरा एक जो ड्रॉबैक पॉइंट है जो मुझे मीटियोर 350 का नज़र आता है वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। मीटियोर में प्लास्टिक का देखिए यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा तो गाड़ी का वेट कम नहीं हो पाएगा, गाड़ी का वेट कम नहीं होगा तो माइलेज ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो माइलेज को मेंटेन करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने प्लास्टिक्स का यूज़ शुरू किया, थोड़ा थोड़ा किया। दैट्स वेरी वेल जस्टिफाइड। बट यहाँ पे एक चीज़ जो रॉयल एनफील्ड ने शायद नोटिस नहीं की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना रॉयल एनफील्ड ने एक छोटी सी जो मुझे लगता है कि कमी रखी है वो ये रखा है कि बाइक के लुक के लिए उन्होंने जो ये यहाँ पे कट दिया, यहाँ पे अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा मडगार्ड होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इन एन इवेंट ऑफ बरसातों में आप ये देख सकते हैं यहाँ तक, ये देखिए अगर आपने बरसात में कभी चलाई है तो ये देखिए ये पूरे यहाँ इंजन से लेकर टैंक तक ये सब यहाँ से छींटे मारता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा गंदा हो जाता है और इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है गाड़ी को ड्राइव करते टाइम पे। तो ये एक और बहुत बड़ी कमी है जो कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें रखी है, जो कि नुकसानदेह है। उसके बाद अगली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अखरती है कहीं कभी कभी, वो आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, एक कच्ची रोड पे खड़ी है और ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी छोड़ी ये देखिए, ये अगर हल्की सी भी रोड डिप्ड होती है तो ये देखिए गाड़ी इसमें अंदर, ये जो है ये साइड स्टैंड इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो पॉस्चर होता है ये देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए अब ये कच्ची रोड पे है तो ये देखिए आप इसका पॉस्चर कितना ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है। तो यहाँ पे जो ये साइड स्टैंड है इसमें हालांकि इसके एक्सटेंडर्स मार्केट में आते हैं लेकिन वो चलते नहीं है ज़्यादा दिन। रीज़न बीइंग कि उसमें नीचे बोल्ट होता है, आप जब रोड पे खड़ी करते हो तो वो बोल्ट का सॉकेट नीचे का जो होता है वो घिस जाता है एंड ये ख़त्म हो जाता है। ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था और थोड़ा सा इसको या तो ब्रॉड बनाते या फिर थोड़ा सा चौड़ा होता, जैसे हमारी क्लासिक 350 BS6 में था। तो उस पैटर्न पे अगर इसको बनाते तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता। अगेन एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी, जिसको मैंने खुद ही बनाया प्रोडक्ट, वो ये है, ये गाइस बैकरेस्ट यहाँ पे होता है। अब एक्चुअली अगर विवेक को आप देखते हैं तो वो काफ़ी मोटा है मेरी तरह, तो अगर इतनी से स्पेस में अगर आप सोचें कि कोई आपके घर की फ़ीमेल बैठ सकती है वन साइडेड लेग करके, तो नहीं बैठ सकती गाइस। इट इज़ अ वेरी वेरी मच डिस्कम्फर्ट, कोई भी नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड अगर इस प्रोडक्ट को पहले ही कुछ इस तरीके का थोड़ा सा पीछे पुश बैक्ड बनाता और ये सीट शायद थोड़ी सी और एक्सटेंड करके पीछे तक होती, ये इतना ही स्पेस और होता और ये सीट थोड़ी सी पुश बैक होती, तो ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे मीटियोर का होता। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये हैंडल मैंने लगवाया है अलग से। ये एक स्टैंडर्ड हैंडल है जो रॉयल एनफील्ड अपने साथ दे सकता था, क्योंकि ये हैवी बाइक है। तो यहाँ पे ये एक हैंडल जो है, ये एक पुश हैंडल, यहाँ पे मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली लगता है कि ये हैंडल बिल्कुल होना ही चाहिए था, जो कि बाइक में नहीं है। उसके बाद यहाँ अगर मैं राइट साइड की तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सस्पेंशन जो है ये स्टैंडर्ड मीटियोर का सस्पेंशन नहीं है, ये क्लासिक 350 BS6 मॉडल का नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। जो मीटियोर में अभी स्टैंडर्ड सस्पेंशन आ रहा है वो है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। हालांकि
जब आप गड्ढे वाली रोडों पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी कंफर्ट नहीं देती है। हालांकि कस्टमाइजेशन, वही वाली बात है कि कस्टमाइजेशन में मैंने 3000 रुपये का ये लगा लिया, बट अगेन एक यही प्रोडक्ट कंपनी भी हमको दे सकती थी एंड इट वुड हैव बीन अ मच मोर बेटर एंड एन एडेड एडवांटेज। अब इसके सिवाय अगर मैं बात करूं गाड़ी की, तो तकरीबन 4000 किलोमीटर मैंने चला ली है, तकरीबन 10-1 महीने हो चुके हैं मुझे। तो मुझे अब तक इस गाड़ी में किसी भी तरीके की कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आई है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम जो कहते हैं कि कोई समस्या क्रिएटेड हो, नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इसमें और क्लासिक में कंपेयर करेंगे तो मुझे डेफिनेटली मीटियोर एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक लगती है। रीज़न बीइंग ट्रिपर वगैरह सब बाई डिफ़ॉल्ट आता है। पूरी गाड़ी में ज़्यादातर जो सेटअप है वो एलईडी है। हैलोजन का यूज़ बहुत मिनिमल किया गया है, जैसे हेडलाइट्स वगैरह में किया गया है, और हर जगह पे हैलोजन का यूज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्राइस फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए, प्लस जो सीटिंग स्टांस है इस गाड़ी में, जो आप आगे की तरफ फ्रंट फेस्ड फुट पेग्स एंड हैंडल, जो कंफर्ट है, जो राइडर का, जो एक्चुअली राइडर को जो एक कंफर्ट चाहिए होता है, वो इसमें बहुत बढ़िया मिलता है। तो अगर आप देखें, तो अगर मैं स्पेसिफिकली चल रहा हूँ तो मेरे को ना टिपिकली जो सिटी बाइक्स होती हैं वो कुछ ऐसे चलती हैं या कुछ इस तरीके का हैंडल होता है। तो आप यहाँ पे हैंडल भी एक बहुत एक ब्रॉड टेक्सचर निकल के आता है हैंडल का। फुट पेग्स बहुत ज़्यादा कंफर्टली प्लेस्ड हैं। गाड़ी की ग्रिपिंग अगर मैं बात करूं, ब्रेकिंग की बात करूं, तो आई हैव नो इश्यूज़ विद इट टिल डेट। बहुत ही शानदार ब्रेकिंग है गाड़ी की, बहुत ही शानदार ग्रिप है गाड़ी की रोड पे, ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन है गाड़ी का रोड पे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की कि क्या मेरे को लेके कोई ड्रॉबैक नज़र आता है, तो गाइस जो ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हो सकता है इन फ्यूचर रॉयल एनफील्ड काम भी कर ले, और अगर काम कर ले तो हो सकता है कि ये इश्यूज़ रहें भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई भी परेशानी फ़िलहाल नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी बाइक का डिसीजन लेने में ये सारे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।